हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंघल। वेलकम यू ऑल टू विद्या गुरु। आप सभी का विद्या गुरु में मैं स्वागत करता हूं बेटा। और ये वीडियो जो है ये मेरी वीकली करंट अफेयर की वीडियो है, जहां पर हम 9th ऑफ जुलाई से 16th ऑफ जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विद्या गुरु को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी आप लोगों के सजेशंस हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। एंड फॉर ऑल माय नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर द English medium video of this session, it is already available over the channel. You may go and watch it. तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं, मेजर पॉइंट्स को कवर करेंगे। मेरे करंट की ब्यूटी यही है, सभी कुछ केवल हेडलाइंस में कवर हो जाता है। डीएसएसबी, केवीएस, आईबीपीएस, एनडीएस, तमाम जितनी भी सरकारी नौकरियों की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। अंत तक देखिएगा, अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। आइए चलते हैं बेटा। सबसे पहला करंट है आपके पास ग्रीन क्लाइमेट फंड, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण संबंधित फंड है ये। इसने $200 मिलियन दिए हैं अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक को, ताकि वो इंडिया में ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट को और तेजी से बढ़ा सके। भारत में इन दोनों ही संस्थाओं का ये पहला कोलैबोरेशन है। इससे पहले कभी इन दोनों संस्थाओं ने कोलैबोरेट नहीं किया है, तो इंडिया में दोनों के द्वारा किया गया ये पहला कोलैबोरेशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट करंट है ट्रिनिडैड और टोबैगो। ये बन गया है 8वां देश दुनिया में और पहला कैरिबियन नेशन जिसने भारत द्वारा बनाया गया यूपीआई अडॉप्ट कर लिया है। तो अब ट्रिनिडैड टोबैगो सहित फ्रांस, यूएई, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका और सिंगापुर में भी आप यूपीआई का आनंद ले पाएंगे। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट करंट की तरफ। एचडीएफसी लाइफ और आईआईटी बॉम्बे की सोसाइटी है साइन सोसाइटी। साइन का मतलब है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है एचडीएफसी इंसुरेखा प्रोग्राम। इंसुरेखा क्या है? एक इनोवेशन चैलेंज है इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए, और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, खासकर की लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसडीएफ और एमएसएफ फैसिलिटी के टाइमिंग थोड़े रिवाइज कर दिए हैं। अभी दोनों ही फैसिलिटीज शाम 7 बजे से लेकर रात 11:59 तक जो है वो अवेलेबल रहेंगी। और अब इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं बेटा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अगर किसी बैंक के पास सरप्लस में धन आ गया है तो वो धन जो है, सरप्लस का धन जो है मतलब एक्स्ट्रा मनी जो है, वो आरबीआई के पास जो है वो जमा हो जाएगा और आरबीआई उस धन पर आपको 5.25% का ब्याज देगा। और अगर आपके पास धन की कमी हो जाती है तो आप ओवरनाइट बेसिस के लिए आरबीआई से धन ले सकते हैं, जिसमें आपको अपनी एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत रखी गई सिक्योरिटीज आपको आरबीआई के पास प्लेज करानी पड़ती है, और जिसके लिए बैंक आरबीआई को 5.75% का ब्याज देते हैं। तो अब ये दोनों ही फैसिलिटीज 7 बजे से लेकर 11:59 तक सभी दिनों के लिए अवेलेबल रहेंगी। और इससे पहले हम लोगों ने कॉल मनी मार्केट पढ़ा था। मैंने बताया था जब बैंक किसी बैंक को लोन देता है ओवरनाइट के लिए, इसको कॉल मनी मार्केट बोलते हैं आप लोग। उसका भी टाइमिंग 7 बजे से ही कर दिया था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने दूसरा संस्करण निकाला है इस रिपोर्ट का, सेकेंड एडिशन है। रिपोर्ट का नाम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन के सभी 7 स्टेट्स और एक ब्रदर सिक्किम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी को मापा जाता है इस रिपोर्ट में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर आपने कितना काम किया है और कितना पेंडिंग है। तो इस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं बेटा। हाईएस्ट स्कोर जो है वो नामतियाल डिस्ट्रिक्ट को मिला है मिजोरम के, और सबसे कम स्कोर जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग को मिला है। देखने वाली बात यह है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट नो एस्पिरेंट और अचीवर कैटेगरी में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। सिक्किम ने सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई है, और मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के सभी जिले ऑलमोस्ट आपको फ्रंट रनर कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बेटा हरियाणा 10,000 एकड़ के एरिया पर जंगल सफारी जो है वो लॉन्च करने वाला है, और ये एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी जो अरावली पर्वतों में स्थित है। इसके बाद बेटा ऑफ कोर्स ये जंगल सफारी जो है वो इको टूरिज्म को तो प्रमोट करेगी, और वहां पर रहने वाले जो स्थानीय समुदाय हैं उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। अपने आप में बड़ी बात है। इसके बाद बेटा दुबई की बात कर लेते हैं। दुबई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने एक नई गोल्डन वीजा पॉलिसी निकाली है, जिसके अंतर्गत आपको कोई निवेश करने की जरूरत नहीं है किसी प्रॉपर्टी में, किसी बिजनेस में। और आप यहां पर 15 सालों के, मतलब कई सालों
लॉन्ग टर्म जो है आप लोग यहाँ पर दुबई में रह सकते हैं, हालांकि टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी आपको दुबई में मिल जाएगी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और ये पूरा की पूरा गोल्डन वीजा जो है ये अभी फिलहाल बांग्लादेशी और भारतीय नागरिकों के लिए अवेलेबल है। उसके लिए आपको वास्को सेंटर जाना पड़ेगा, तो ये फैसिलिटी वास्को सेंटर्स के थ्रू आपको मिलेगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरी पॉलिसी नॉमिनेशन बेस्ड वीजा पॉलिसी है, नॉमिनेशन बेस्ड वीजा पॉलिसी। यहाँ पर आपको वन टाइम फी देनी पड़ेगी तकरीबन 1 लाख दिरहम के बराबर, जो कि भारतीय रुपयों में 23.3 लाख के आसपास होगा। इसके बाद दोस्तों इंडोनेशिया, अभी ब्राजील में जो 17th ब्रिक्स समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, वहां पर इंडोनेशिया को ब्राजील का फुल टाइम मेंबर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ब्राजील में इंडोनेशिया को ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ब्रिक्स में कुल मिला के 10 देश आ जाते हैं, जिसमें से 5 संस्थापक देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और 5 देश और जो हैं उसमें आ जाता है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और अब लेटेस्ट एंट्री मानने वाला देश इंडोनेशिया। ये सभी की सभी 10 की 10 देश दुनिया की 56% आबादी दिखाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 44% जीडीपी दिखाते हैं। और शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन भी बोलते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, 2026 में होने वाली ब्रिक्स समिट 18वीं ब्रिक्स समिट भारत में होगी, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद वी वेदाचलम जी को अभी तमिल विकी सुरन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों? 51 साल का कंट्रीब्यूशन है सर का आर्कियोलॉजिकल फील्ड में, तो अपने 51 साल के कंट्रीब्यूशन के लिए वी वेदाचलम जी को जो है वो तमिल विकी सुरन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट संजोग गुप्ता जो है ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इनको अपॉइंट किया है जयशाह जी ने, तो जयशाह जी के अप्रूवल के सिग्नेचर यहां पर आपको दिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, संजोग गुप्ता जो है इनको 20 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है मीडिया, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, और ये आईसीसी के 7th सीईओ होंगे। इसके बाद दोस्तों जापान कोस्ट गार्ड शिप का एक जहाज चेन्नई पोर्ट पर डॉक किया, जहाज का नाम है इत्सुकुशिमा। और इसी तरीके से इंडिया और जापान के बीच के मैरीटाइम संबंध जो है वो और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानी कोस्ट गार्ड के बीच की ये जो एंगेजमेंट है ये खत्म कब होगी? जब दोनों ही देश मिलकर एक जॉइंट सी एक्सरसाइज जिसका नाम है जय माता, इसका मतलब ऐसे तो होता है सी यू लेटर, वो जब इन्होंने 12 जुलाई को खत्म करी, तब ये एंगेजमेंट दोनों ही देशों के कोस्ट गार्ड के बीच में खत्म हुई। इसके बाद फ्रेंड्स अगला करंट जो है वो है सुरिनम जो है ये पहला अमेज़न देश बना है, फर्स्ट अमेज़न रीजन, जिसको WHO के द्वारा सर्टिफिकेशन दिया गया कि भाई अब आपका देश जो है वो मलेरिया फ्री हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जो मलेरिया है वो कभी पनप नहीं सकता। देखो पानी कहीं पर आपको खड़ा नहीं रखना है, अगर पानी कहीं पर जमा हुआ है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है तो मलेरिया के मच्छर, डेंगू के मच्छर जरूर पनपेंगे वहां पर। और सुरिनम के साथ अब टोटल नंबर ऑफ जो देश हैं जिनको WHO ने मलेरिया फ्री कैटेगरी डिक्लेयर किया है, मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन जिनको दिया है, वो 46 हो जाते हैं। 46 कंट्री और 1 टेरिटरी है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं हरविंदर सिंह ने यहां पर जीत लिया है बेटा इंडिविजुअल रिकर्व मेंस ओपन गोल्ड। तो एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप चल रही थी और इस एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत के हरविंदर सिंह ने जीता स्वर्ण पदक इंडिविजुअल रिकर्व मेंस ओपन कैटेगरी में, और 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गोल्ड हमको मिली गया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीएस रवि के द्वारा एक नई किताब हैदराबाद में लॉन्च की गई। वीएस रवि जो है वो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। किताब का नाम है कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है 7 जुलाई बायो प्रोडक्ट डे, वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे 7 जुलाई को सेलिब्रेट होता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट करंट है साहिल किनी जो है इनको चुन लिया गया है एज सीईओ ऑफ आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही सब्सिडरी कंपनी है और इसी कंपनी के सीईओ बने हैं साहिल किनी, अपने आप में बड़ी चीज है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट करंट में आ जाता है एनटीपीसी का सिमहाद्री प्लांट आज से 28 साल पहले 1997 में स्थापित हुआ था और ये सिमहाद्री प्लांट जो है ये आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली कैंपस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका 28वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया
एनटीपीसी सिम्हाद्री पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और सिम्हाद्री जो है ये भारत का पहला तटीय थर्मल पावर प्लांट भी है। तो भारत का पहला कोस्टल बेस्ड पावर प्लांट अगर वो पूछेगा तो मतलब थर्मल पावर प्लांट अगर वो पूछेगा तो वो है एनटीपीसी सिम्हाद्री, तट के बहुत पास। इसके बाद बिहार की सरकार ने यहां पर क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल आरक्षण घोषित कर दिया है टू ऑल द 35 लाइक इक्वल टू 35%, 35% का क्षैतिज आरक्षण जो केवल बिहार में रहने वाली महिलाओं को मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने वाली है, नीतीश कुमार सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग मूव इसको बताया जा रहा है। जेडीयू से बिलोंग करते हैं नीतीश कुमार और बिहार में बहुत ही जल्दी विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आरक्षण की अलग कैटेगरी बना दी है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो ऑलरेडी आरक्षित सीटें हैं, है ना, अलग अलग कैटेगरीज की, जैसे मान के चलो कि अपना ये 100 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट के लिए, तो 100 सीटों का 35% मतलब 35 सीटें उसमें से जो है वो महिलाओं को दी जाएगी, महिलाएं जो एससी कास्ट की हैं। इसी तरीके से जनरल, इसी तरीके से एसटी, इसी तरीके से ओबीसी, हर कैटेगरी में आपने 35% का हॉरिजॉन्टल जो वो है आरक्षण वो यहां पर घोषित किया है। देखने वाली बात यह है कि आपको बिहार में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद मैं बल्गेरिया की बात करता हूं। ये रिसेंट वो देश है जिसने यूरो करेंसी को अपना लिया है। इसकी खुद की करेंसी का नाम था लीव और अब इसने अपना ली है यूरो। यूरो करेंसी को अपनाने के लिए दोस्तों आपको मेंबर बनना पड़ता है यूरो जोन का, और यूरो जोन का लास्ट मेंबर क्रोशिया था, 2023 में ज्वाइन किया था, अब बन गया है बल्गेरिया। और इसके साथ बल्गेरिया यूरो जोन में आने वाला 21वां देश है। और अब बल्गेरिया में भी आपको डॉलर देखने, सॉरी यूरो की करेंसी, यूरो जो है वो करेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति इस पिक्चर में ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर देते हुए दिख रहे हैं। नाम है राष्ट्रपति का लूला द सिल्वा और ब्राजील के हाईएस्ट सिविल ऑर्डर का नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये भारत के भारत रत्न जैसा ही होता है, ठीक है जी। इसके बाद अगले करंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंडिया ने सक्सेसफुली यहां पर परीक्षण कर लिया है इरासर मिसाइल का। इरासर का मतलब होता है बेटा एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट मिसाइल, और इस मिसाइल को हमने तकरीबन 17 मिसाइलें लॉन्च करी है हमने। आईएनएस कावारती की इमेज है ये, इंडियन नेवल शिप कावारती, और इस मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। हाई प्रिसीशन के साथ हमने 17 के 17 टारगेट्स को यहां पे टर्मिनेट किया है। इसके बाद दोस्तों एनवीडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू $4 ट्रिलियन को पार कर गई है। दुनिया के कई सारे देश आज इस एक कंपनी की मार्केट वैल्यू से नीचे है। भारत की इक्विटी मार्केट इस समय $5.4 ट्रिलियन की है। सोचिए, $5.4 ट्रिलियन की इक्विटी मार्केट, जिसमें एनवीडिया अकेले $4 ट्रिलियन का एक कंपनी है। तो भारत की इक्विटी मार्केट के साथ अगर कंपेयर करूं तो भारत की इक्विटी मार्केट का 75% अकेला एनवीडिया के पास, मतलब ऑफ कोर्स हमारी कंपनी तो नहीं है, ये अमेरिकन कंपनी है, बट आप कंपेयर कर सकते हो उसको कि कितनी बड़ी कंपनी है ये। इंडिया की इक्विटी मार्केट के 75% के बराबर अमेरिका की अकेली एक कंपनी एनवीडिया। इसके बाद दोस्तों शिवराज सिंह चौहान इंडिया के कृषि मंत्री हैं। इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है 11वां इंडिया मेज समिट। कहां पर इनॉग्रेट किया गया? ये मक्के से संबंधित समिट न्यू दिल्ली में। इसका एम क्या है? इसका एम है भारत में मक्का क्रांति लाना। अभी भारत में जो है वो 42 टन मक्का ग्रो होता है, इसको हम 2047 तक तकरीबन 86 मिलियन टन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे इंडिया मेज समिट को ऑर्गेनाइज किया फिकी और आईआईएमआर के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने यहां पर कला सेतु चैलेंज जो है वो लॉन्च कर दिया है। कला सेतु चैलेंज क्या है बेटा? ये चैलेंज है जिसमें हम सभी की सभी स्टार्टअप्स को करने वाले हैं इनवाइट कि आइए और डेवलप कीजिए एक ऐसा एआई पावर टूल जो किसी भी टेक्स्ट, वीडियो या ग्राफिक को भारत की किसी भी या बहुत सारी मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सके। तो ऑफ कोर्स इस कला सेतु चैलेंज की वजह से भारत में स्टार्टअप कल्चर में नया इनोवेशन देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो क्या, अभी तक के जितने भी हम लोगों ने एआई प्लेटफॉर्म देखे, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रॉक है इलॉन मस्क का, ज्यादातर सभी में भाषाएं हिंदी नहीं है, इंग्लिश
है और बाकी की यूरोपियन लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल रही है। तो इंडिया की मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में ये होने वाला एक अच्छा जो है मुझे इनिशिएटिव लग रहा है। इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार ने यहां पर स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम इनॉग्रेट किया है। स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम, ताकि आंध्र प्रदेश में मॉस्किटो से होने वाली बीमारियों को कम किया जा सके। इसके लिए इन्होंने ड्रोन, सेंसर और आईओटी को डिप्लॉय किया है, जो कि मॉस्किटो पॉपुलेशन को मॉनिटर करते रहेंगे और टारगेटेड इंटरवेंशन करेंगे जहां पे जरूरी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश से ही संबंधित अगली खबर, डिजी लक्ष्मी। डिजी लक्ष्मी योजना यहां पर लागू की गई। बेटा एलिजिबिलिटी पहले तो सुन लीजिए क्या है। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं की एज 21 से 40 के बीच होनी चाहिए, आप मैरिड होनी चाहिए और आप आंध्र प्रदेश में ही होनी चाहिए, लोकली सेटल्ड होनी चाहिए। आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्वयं सहायता समूह के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस और कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद बेसिक टेक्निकल स्किल्स। ठीक है जी। अब सुनिए इस योजना के बारे में। ये योजना जो है वो अर्बन एरियाज में रहने वाली पुअर वुमेन को एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करेंगे, ताकि वो डिजिटल सर्विस कायोस्क चला सके। ठीक है जी। और वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव के अंतर्गत ये राज्य आंध्र प्रदेश जो है वो 9034 कॉमन सर्विस सेंटर्स, जहां पर ये कायोस्क लगे होंगे, वो स्थापित करेगा। और इन कायोस्क पे काम करने वाली महिलाएं कौन सी होंगी? अर्बन पुअर होंगी। इसके बाद चलते हैं आगे। दिल्ली ने यहां पर सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार के समय से आपको पता होगा दिल्ली में बस ट्रेवल्स महिलाओं के लिए मुफ्त है, बट उनको भी टिकट खरीदनी पड़ती थी, जिसको पिंक टिकट कहते थे। बट अब वो पिंक टिकट्स को रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह आ गया है एक कार्ड, सहेली स्मार्ट कार्ड। इस कार्ड को दिखाते ही आपको किसी टिकट को परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बात अलग है, इस सहेली स्मार्ट कार्ड को दिखाने के लिए आपको एक वैलिड एड्रेस प्रूफ दिखाना होगा, जिसमें आधार कार्ड भी चलेगा। इलेक्शन कमीशन की तरह नहीं है, जहां पर इन्होंने आधार को एक वैलिड प्रूफ नहीं माना है ड्यूरिंग बिहार में जो इस समय वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है। हालांकि बाद में बात करेंगे उस बारे में। तो ये जो सहेली स्मार्ट कार्ड है ये विमेन के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए एक सुविधा है, बट आपका एड्रेस दिल्ली का ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो दिल्ली एड्रेस जरूरी है। इसके बाद भारत की सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर एक कमेमोरेटिव स्टैंप कर दिया है लॉन्च। कमेमोरेटिव स्टैंप 125वीं बर्थ एनिवर्सरी किसकी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहां पर नामीबिया का हाईएस्ट ऑनर मिला। नाम क्या है इसका? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविटशिया मिराबिलिस। और इसी के साथ दोस्तों नामीबिया की राष्ट्रपति भी दिख रही होंगी आपको, नेतम्बो नंदी डेतवा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, नामीबिया इसी के साथ बन गया है पहला देश जिसने ऑफिशियली यूपीआई को अडॉप्ट किया है। ऑफिशियली तो किसी ने अडॉप्ट नहीं किया था ना, हमने उनसे पार्टनरशिप करी, बात करा। तो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के साथ नामीबिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने ऑफिशियली भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को किया है अडॉप्ट। आने वाले करंट में आप पढ़ोगे मेरे साथ। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, शरण कुमार लिमाम्बले। शरण कुमार लिमाम्बले जो है इनको 2025 का चिंता रविंद्रन अवार्ड मिला। इन्होंने जो दलित लिटरेचर, सोशल थॉट और ह्यूमन राइट्स के प्रति जो इनके योगदान रहे, उसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद दोस्तों इंडियन नेवी को पहला भारत में ही बना डीएसवी व्हीकल मिला, डाइविंग सपोर्ट वेसल मिला, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। 8 जुलाई को विशाखापत्तनम बंदरगाह में इंडियन नेवी को दिया गया। इस स्पेशलाइज्ड वॉरशिप की खास बात क्या है कि ये डीप सी डाइविंग और रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकता है, जो कि दुनिया की बहुत ही कम नेवीज के पास ये खासियत होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, इलॉन मस्क को इन स्पेस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिल गया है। याद कीजिए पिछली वीडियो में अनंत टेक्नोलॉजीज के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। उसी तरीके से इंडियन स्पेस नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन एंड प्रमोशन सेंटर ने लाइसेंस दे दिया है इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को, और भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट बहुत ही जल्द इलॉन मस्क लॉन्च करेंगे। और ये लाइसेंस जो है ये इनको 5 सालों के लिए दिया गया है। इसके बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नामीबिया बन गया है पहला देश जिसने यूपीआई को लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है आपका अगली किताब, जो कि एस.एन. अहमद ने लिखी है। इस किताब का नाम है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। 11 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट होता है, और इस दिन की थीम रही इस बार एम्पावरिंग द यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट
इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है, आकाशवाणी का नया केंद्र मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित होने जा रहा है बिंद योजना के अंतर्गत। बिंद की फुल फॉर्म है यहां पर ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन में नया आकाशवाणी केंद्र जो है वो स्थापित होने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों कार्नेक ब्रिज ऑपरेशन सिंदूर को ऑनर देते हुए इस ब्रिज का नाम जो है वो हाल फिलहाल में सिंदूर ब्रिज किया गया है। सिंदूर ब्रिज, ये ब्रिज जो है ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया। इसके बाद दोस्तों तलाश प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया गया। तलाश किसके लिए किया गया है? ट्राइबल स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए। तलाश का फुल फॉर्म यहां पर क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। और ये जो प्रोग्राम है ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स प्लस यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है ताकि जनजातीय बच्चे जो हैं उनको सशक्तिकरण, मतलब उन बच्चों का सशक्तिकरण किया जा सके। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है। नेक्स्ट, पीयूष गोयल जी ने डिक्लेयर किया कि भारत ने 4000% का ग्रोथ सोलर पावर में रजिस्टर किया, 4000% का ग्रोथ अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। और ये कब डिक्लेयर किया गया? इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक का एक सम्मेलन चल रहा था यशोभूमि नई दिल्ली में, तब इन्होंने बताया। और भारत के बारे में इन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वो 227 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पर पहुंच गया है और ऐसा करने वाला ये पहला G20 देश है। पहला G20 देश ऐसा करने वाला भारत है जो रिन्यूएबल एनर्जी में 227 गीगावाट तक पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों प्रिया नायर जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की नई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक एफएमसीजी कंपनी है और किसी बड़ी एफएमसीजी कंपनी की पहली महिला सीईओ और एमडी है ये, मैं ये भी बता दूं आपको, प्रिया नायर। इसके बाद दोस्तों तेलंगाना को अपने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में जो लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाते हुए जो उसने तेलंगाना ने दिखाई, अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाया, उस फील्ड में तेलंगाना ने यहां पर IESA इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड जीत लिया है। IESA इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है, इंडिया की रैंकिंग फीफा में बहुत गिर गई है। बिल्कुल यार, हमारी रैंकिंग फीफा में गिरकर 133वें नंबर पर आ गई है और 2016 के बाद अपने न्यूनतम स्तर पर खड़े हैं हम लोग फीफा रैंकिंग्स में। ये रैंकिंग 10 जुलाई 2025 को रिलीज की गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद दोस्तों सचिन तेंदुलकर का पोर्ट्रेट जो कि ब्रिटिश आर्टिस्ट स्टुअर्ट पियर्सन राइट के द्वारा बनाया गया, इसको इनॉग्रेट किया गया एमसीसी म्यूजियम में जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में लगा है। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के एमसीसी म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर का पोर्ट्रेट। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर गोल्ड और सिल्वर लोन की थोड़ी बहुत गाइडलाइंस को चेंज किया है। अगर आप जनरली अपना सोना या चांदी गिरवी रखवाकर पैसा लेने जाते हैं तो आपके सोने और चांदी का 75% वैल्यू ही आपको लोन में दिया जाता है। बट यहां पर छोटे किसान और स्मॉल बिजनेसेस के लिए आरबीआई ने थोड़ी बहुत जो चेंजेस किए हैं वो क्या, कि अगर छोटे किसान और स्मॉल बिजनेसमैन 2.5 लाख तक का गोल्ड गिरवी रखवाते हैं तो उनको उनके गोल्ड का 85% जो है वो जो ऋण है वो मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। अगर 2.5 लाख से ऊपर है, 5 लाख तक है तो 80% मिलेगा, 5 लाख से ऊपर है तो 75% तक आपको आपके गोल्ड का जो वैल्यू है वो लोन में मिल जाएगा। और ये भारत के सभी कमर्शियल बैंक, रीजनल, रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों पर ये जो गाइडलाइंस है ये लागू होती है। 11 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड हॉर्स डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है फोन पे। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली यूपीआई एप्लीकेशन अभी भी फोन पे है। टोटल मार्केट शेयर का 46.46% अकेला फोन पे। इसके बाद गूगल पे जिसके पास 35.56% शेयर है और फिर आता है कहीं पेटीएम 6.90 के साथ। हालांकि नंबर 4 पर नवी यूपीआई भी है। नवी यूपीआई भारत में 4th मोस्ट यूज्ड यूपीआई एप्लीकेशन है। ये बात भी आप लोगों को यहां पर जान लेनी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले 2 चार्टर्स अपने पास रखता था जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं का जिक्र होता था। अब इन दोनों चार्टर्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मर्ज कर दिया है और एक चार्टर बना दिया है जो कि है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर में
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाने वाली 204 सेवाओं का उल्लेख है। ओपन डॉक्यूमेंट है ताकि सभी लोग इस एक डॉक्यूमेंट को पढ़ के ये समझ सके कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कौन सी सर्विस जो है आपको कब और किस तरीके से अवेल करनी है। इनमें से ज्यादातर सर्विसेज जो है वो आप लोग आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल प्रवाह पर जाकर अवेल कर सकते हैं। कुछ सबमिट मतलब कुछ सर्विसेज के लिए आपको ई कुबेर या ऑडिटर एलोकेशन सिस्टम जैसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ेगा। मतलब ये ऑफलाइन फॉर्म्स हैं, आपको ऑफलाइन जाकर ही इन दोनों सिस्टम्स के साथ कुछ 58 सर्विसेज मतलब कुछ रिमेनिंग सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको मतलब कितनी रिमेनिंग होगी 204 में से 180 सेवाएं प्रवाह पोर्टल, तो रिमेनिंग होगी 24। तो कुछ 24 सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप लोगों को आरबीआई ऑफलाइन विजिट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्लाइस ने बेंगलुरु के कोरामंगला में पहला यूपीआई अनेबल्ड फिजिकल बैंक ब्रांच खोल दिया है। ये इंडिया का भी पहला यूपीआई अनेबल्ड फिजिकल बैंक ब्रांच है। ठीक है जी, स्लाइस के द्वारा खोला गया है और स्लाइस कोई बैंक नहीं है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है कि अगर कोई एटीएम कोई नॉन बैंक कंपनी खोलती है तो उस एटीएम को क्या कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कंप्लीट सूची दिखाई गई है जिसमें 1600 से ज्यादा डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस की सूची है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वेरीफाइड है। अगर आप डिजिटल लोन लेते हैं किसी भी एप्लीकेशन से तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्यों? बहुत बार लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं, लोन ले जाते हैं, उसके बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज करवा लेते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि ये सूची जो है ये आप चेक कर लें। ऑनलाइन अवेलेबल है, डिजिटल वेरीफाइड लिस्ट है ये डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस की। 1600 से ज्यादा सूचियां आपको मतलब एप्लीकेशंस यहां पर आपको दिख जाएंगी। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को अपना राज्य जो त्योहार है वो घोषित कर दिया है। अगर कोई भी फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल घोषित हो जाता है तो फिर उस फेस्टिवल को सरकार सपोर्ट देती है, सरकार फंडिंग देती है। और सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, असम की सरकार के द्वारा गजा मित्रा स्कीम को यहां पर लॉन्च किया गया। गजा मित्रा स्कीम जनरली मैन और एलिफेंट के बीच के जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करेगी। कुछ 80 टारगेटेड हाई रिस्क जोन इस जगह पर जो है वो यहां पे देखे गए हैं, जहां पर गजा मित्रा जैसे जो लोग हैं उनको भेजा जा रहा है ताकि लोगों और हाथियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स अमूमन देखे जाते हैं वो कम से कम यहां पर हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया पहली बार होस्ट करने जा रहा है सितंबर में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। मैन्युस्क्रिप्ट को पांडुलिपि कहते हैं, कुछ ऐसी चीज जो हाथों से लिखी गई हो। भारत के पास आज की डेट में 10 मिलियन से ज्यादा मतलब 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है जो तरह तरह की भाषा और बहुत अलग तरीके से लिखी गई है। तो भारत पहली बार होस्ट करने वाला है इसकी नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। इसके बाद फ्रेंड्स, उत्तराखंड की सरकार ने यहां पर 5 लाख सैपलिंग्स जो है वो हरेला फेस्टिवल 16 जुलाई को प्लांट करे। हरेला फेस्टिवल के दौरान जो सैपलिंग्स यहां पर प्लांट किए गए हैं उनको प्लान करने के लिए 2 थीम्स यहां पर दी गई। इसमें से एक थीम तो ऑफकोर्स बीजेपी के द्वारा चलाई जाने वाली केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, एक पेड़ मां के नाम, और दूसरी जो योजना है वो है हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ। तो इन टोटल 5 लाख सैपलिंग्स को यहां पर जो है वो प्लांट किया गया, जिसमें से 3 लाख के आसपास गढ़वाल में और 2 लाख के आसपास कुमाऊं में। इसके बाद दोस्तों अर्थूनकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है जिसको BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा ISO 9001/2015 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, अर्थूनकल पुलिस स्टेशन जो कि केरला के अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये क्यों दिया गया है? क्योंकि क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल से संबंधित बढ़िया जो चीजें हैं वो इस पुलिस स्टेशन ने करा। इसके बाद दोस्तों, भारत में ट्रक्स, इलेक्ट्रिक ट्रक्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ई-ड्राइव योजना को स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत आपको एक व्हीकल पर, एक ट्रक के ऊपर सरकार 9.6 लाख तक की सब्सिडी देने को तैयार है। अगर आप ट्रक खरीदते हैं इलेक्ट्रिक ट्रक
तो 9.6 लाख की सब्सिडी सरकार आपको देने के लिए यहां पर तैयार है। और ये योजना को यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं बैठक जो है, 7th रीजनल कमेटी की जो बैठक है, ये इस बार श्रीलंका के कोलंबो में हुई, श्रीलंका के कोलंबो में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ISA 2015 में बना ग्रुप है जो इंडिया और फ्रांस के मतलब योगदान की वजह से बना। और आज की डेट में दुनिया के 123 मुल्क ISA के मेंबर हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर हैं। नेक्स्ट, गोविंद मोहन, इनका जो होम सेक्रेटरी का टेन्योर है, ये भारत के समय होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन, इनको एक्सटेंशन मिल गया है। इसी के साथ सुकन्या सोनोवाल IIT गुवाहाटी की, इनको भी कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के रूप में इनका नाम आया है। कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर कौन है? असम गुवाहाटी की, IIT गुवाहाटी की सुकन्या सोनोवाल। नेक्स्ट, वर्षा देशपांडे जी ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड जीता। क्यों जीता? क्योंकि मैडम ने जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत काम किया है। अगर हम बात करते हैं तो इनके कई सारे एफर्ट्स रहे हैं जहां पर इन्होंने सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को रोका है और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया है। और ये पुरस्कार इनको 11 तारीख को दिया गया जब दुनिया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट कर रही थी। इसके बाद दोस्तों, DRDO के द्वारा निर्मित सुखोई 30 MKI फ्लैट से अपना फाइटर जेट से हम लोगों ने जो मिसाइल लॉन्च करी है, इस मिसाइल को हम लोग BV राम कहते हैं। ये BV राम मिसाइल जो है, ये एक ऐसी मिसाइल है जो टारगेट हवा में दिखते नहीं है, बहुत दूर है, ये उन टारगेट्स को निरस्त कर सकती है। तो BVR या BV राम मिसाइल का फुल फॉर्म यहां पर होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। और इस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का नाम हमने क्या रखा है? नाम रखा है इसका अस्त्र। अस्त्र मिसाइल को हम लोगों ने यहां पर सक्सेसफुली लॉन्च करके देखा। इस मिसाइल को बनाया DRDO के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर इस मिसाइल को आप लोगों ने टेस्ट किया। इसके बाद दोस्तों, इंडियन आर्मी ने यहां पर अमरनाथ यात्रा, क्योंकि शुरू हुई है 3 जुलाई को और 8-9 अगस्त तक चलेगी, इस यात्रा का आयोजन पूरी तरीके से सफलतापूर्वक हो जाए, उसके लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया। 8,500 से ज्यादा सैनिक इस पूरी अमरनाथ यात्रा के ट्रैक पर जो है वो डिप्लॉय किए गए, ताकि पहलगाम अटैक जैसा कोई दूसरा अटैक अमरनाथ यात्रा पर ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ईगा स्वाइटेक। ईगा स्वाइटेक ने अपना पहला विंबलडन टाइटल जीता। विंबलडन टाइटल इनका पहला, उसके बाद हिस्टोरिक भी बन गया, क्योंकि डबल बैगल विन रही मैडम की। अगर हम ईगा स्वाइटेक की बात करते हैं, इन्होंने अमेरिका की अमांडा को यहां पर हराया विद रेयर 6060 के स्कोर से, इसलिए इसको डबल बैगल कहा गया। मतलब अमांडा जी को कोई स्कोर करने दिया ही नहीं पॉइंट इन्होंने। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, पहली बार इटली और नेदरलैंड्स के इतिहास में यह हो रहा है कि इटली और नेदरलैंड्स इस साल 2026 में होने वाले T20 मेंस जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के सारे मैचेस इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर कुल मिलाकर 20 कंट्रीज ही क्वालिफाई करेंगी, जिसमें से इटली और जो नेदरलैंड्स है ये क्वालिफाई कर गए हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, इंडिया ने दुनिया की पहली ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च कर दिया है। हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसको डिजिटल फॉर्मेट में लॉन्च कर दिया। AI टूल्स इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं, जिससे भारत का जो परंपरागत ज्ञान है, जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, ठीक है, होम्योपैथी, इसको ना तो केवल हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे बट प्रिजर्व भी कर पाएंगे और प्रमोट भी कर पाएंगे। WHO ने भी भारत की इस ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की बहुत तारीफ करी है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने क्रूज भारत मिशन को ज्वाइन किया है। आपको बता दूं बेटा, क्रूज भारत मिशन एक इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत हम भारत को एक क्रूज डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं बाय 2029, और इसमें हमारा साथ पहली बार गुजरात ने यहां पर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभिजीत सेठ को नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया है। आपको बता दूं, इनकी ये जो है अभिजीत सेठ जो है ये सुरेश गंगाधर की जगह लेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक कार्डियोथोरैकिक सर्जन है, तो ये एक कार्डियोथोरैकिक सर्जन है अभिजीत सेठ। इसके बाद
राष्ट्रपति मुर्मू ने यहां पर 4 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है। आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति होने के नाते आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, इन 4 ग्राउंड पर राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकती हैं, नॉमिनेट कर सकती हैं। इसमें से 4 लोगों को नॉमिनेट किया है। पहले हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं G20 समिट के। उज्जवल निकम, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं द फेमस 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के। सी सदानंदन, ये बीजेपी लीडर है केरला के। और मीनाक्षी जैन, जो कि एक दिल्ली बेस्ड हिस्टोरियन है, पद्मश्री भी मैडम ने जीता और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं इंडियन हिस्ट्री और ब्रिटिश रूल के ऊपर। इसके बाद दोस्तों सोनाली मिश्रा पहली महिला चीफ बनी है आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला चीफ। कौन? सोनाली मिश्रा। 1993 बैच की आईपीएस ऑफिसर है मैडम, और ये 31 जुलाई को चार्ज संभालेंगी मनोज यादवा की जगह। तो मनोज यादवा जी जो है वो 31 जो जुलाई है उसमें रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह पर ये आएंगे। इसके बाद दोस्तों इंडिया जो है वो एक मल्टीलेटरल, ये एक मल्टीलेटरल है यार, गलती से यहाँ पर बायलेटरल लिख दिया गया, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इन टोटल 19 देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज का नाम है तलिस्मान साबरे। तलिस्मान साबरे सबसे बड़ी और सबसे सोफिस्टिकेटेड वॉर फाइटिंग एक्सरसाइज है, जिसमें 35,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल 19 देशों के थे। ऑस्ट्रेलिया में ये हुई, 13 जुलाई को शुरू हुई। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, जेनिक सिनर ने भी अपनी जिंदगी का पहला विंबलडन कप यहां पर जीता। फीमेल कैटेगरी में मैंने आपको ईगा स्वाइटेक के बारे में बताया था, है ना। तो जेनिक सिनर का भी ये पहला जो है वो विंबलडन टाइटल है। इन्होंने अल्काराज को हराया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, विंबलडन टाइटल जो है इसको यूके ओपन के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक ग्रैंड स्लैम टाइटल है। टेनिस की फील्ड में 4 टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम टाइटल कहा जाता है। तो ये वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। इस बार के यूथ स्किल्स डे की थीम रही यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। तो एआई और डिजिटल स्किल्स के माध्यम से जो हम लोग यूथ एम्पावरमेंट करते हैं, ये यूथ स्किल्स डे का इस बार का थीम रहा। फिर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार इतने सालों में जो है, मतलब 19 महीनों के बाद तकरीबन नेगेटिव में गया। इसका इस समय रेट चल रहा है -0.13%। और ये क्यों गया? क्योंकि भारत में कुछ प्रोडक्ट्स में डिफ्लेशन देखा गया, तेजी से रेट गिरे, जैसे कि फूड आर्टिकल्स, कुछ मिनरल ऑयल्स, बेसिक मेटल्स, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जैसे कि खाने पीने की चीजों में तकरीबन 0.4% तक का गिरावट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला जून के महीने में। वेजिटेबल प्राइसेस में 22.65% का जो गिरावट है वो देखने को यहाँ पर मिला। हाँ, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की महंगाई बनी रही यहाँ पर। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन्फ्लेशन उनका 1.97% तक रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि आरबीआई जो है वो सीपीआई का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर सीपीआई मतलब जिसको रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं, अपनी सभी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस के लिए आरबीआई डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करती। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद दोस्तों गुजरात जो है, भारत का गुजरात, ये प्रोसेस्ड पोटैटो उसमें प्रोडक्शन में नंबर 1 पर रहा। मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। गुजरात में 3 प्रकार के आलू जो है वो उगाए जाते हैं, जिसमें एक है लोडी रोसेटा, फिर है कुफरी चिप्सोना, फिर है सैंतना। 3 प्रकार के आलू यहाँ पर आपको उगते हुए दिखते हैं, जो कि गुजरात के ड्राई मैटर और लो शुगर, हाई ड्राई मैटर और लो शुगर के लिए जाने जाते हैं ये आलूओं की टाइप्स। नेक्स्ट है बेटा, भारत में बहुत ही जल्द 2026 तक बुलेट ट्रेन के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। भारत का बुलेट ट्रेन का पहला जो पैच है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, जैसे कि आप जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्रायल E5 बुलेट ट्रेन के है। E5 एक बार E5 बुलेट ट्रेन के ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद भारत में 2030 तक E10 बुलेट ट्रेन भेज दी जाएगी, जिसको शिनकानसेन भी कहा जाता है। तो ट्रायल रन के लिए हायाबुसा ट्रेन या शिनकानसेन ट्रेन का ओल्डर वर्जन E5 भेजा जा रहा है। 2026 तक ट्रायल शुरू होंगे। भारत के डस्टी और हाई टेम्परेचर में इनके ट्रायल्स देखे जाएंगे कि हम कितना सक्सेसफुल यहां पर हो जा रहे हैं, ठीक है। और एक बार सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद अपन E10 जो है वो 2030 तक पूरी तरीके से भारत में चला देंगे, और ये भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन होने वाली है।
इसके बाद याकतेन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। सिक्किम का याकतेन डिस्ट्रिक्ट भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बन गया है। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, याकतेन विलेज है। तो याकतेन गांव सिक्किम का भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बन गया है। कौन से इनिशिएटिव के अंतर्गत? सिक्किम नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव के अंतर्गत। और इस योजना, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ये पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एक एनजीओ के द्वारा इसको यहाँ पे चलाया गया, जहां पर रिमोट वर्कर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाता है, स्पेशली जब टूरिस्ट का सीजन नहीं होता, ऑफ टूरिस्ट सीजन के दौरान। इसके बाद दोस्तों, गोवा, हरियाणा और लद्दाख को उनके नए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मिले। जैसे लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे। कौन बने लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर? कविंद्र गुप्ता। उसी तरीके से गोवा के नए गवर्नर है पशुपति अशोक गजापति राजू, और हरियाणा के नए गवर्नर है असीम कुमार घोष। इसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल 153 गवर्नर्स के बारे में बात करता है, हालांकि ये आप मेरे साथ पॉल साइंस की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद लीला अबाउलेला, इन्होंने जीत लिया है पेन पिंटर प्राइज 2025। मैडम ने कई सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर, द मिनारेट, द रिवर स्पिरिट, ऐसी कई सारी बुक जो है ये मैडम ने लिखी। इसके बाद आगे चलते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून में मेल्स और फीमेल्स कैटेगरी की बात करूं तो मेल कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है साउथ अफ्रीका के एडन मैकरम को, और फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड जो है बेटा ये मिला है आपको जो हेली मैथ्यूज है, वेस्ट इंडीज से खेल के। इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। आई होप समझ में आई होगी, थोड़ी सी लंबी होगी बट ठीक है। हम लोगों ने 9 से लेकर 16 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट करे हैं कवर। अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ऑल्सो बेल आइकन को दबाइएगा। सारे करंट अपडेट जो हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ फ्रॉम द चैनल ऑफ विद्या गुरु। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।